नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीज़न द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। सीबीटी बेस एग्ज़ाम था। यह इस एग्ज़ाम का पेपर हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए गए थे और अभी इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, क्या उसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 61 क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट ऑन अकरेंस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट ऑफ देयर ट्रेन। यदि अपनी ट्रेन की दुर्घटना होने पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के मुख्य कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, प्रोटेक्ट द एडजेसेंट लाइन, रेंडर लोकोमोटिव सेफ, सेंड असिस्टेंट लोको पायलट टू असिस्ट गार्ड, प्रिवेंट रोलिंग ऑफ व्हीकल्स, असेस मैग्नीट्यूड, सेंड इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल ऑफिस एंड एसएम। अगला है इमीडिएट अटैच द लोकोमोटिव, स्टॉप ऑल ट्रेन्स, वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेशन मास्टर। ऑप्शन सी है रेंडर फर्स्ट एड, नोटिफाई नियर बाय स्टेशन, प्रोटेक्ट एडजेसेंट लाइन, वेट फॉर रेस्क्यू। और डी है ओनली मेक ए क्विक सर्वे, वेट फॉर गार्ड टू हैंडल साइड प्रोटेक्शन एंड कैजुअलिटीज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो सबसे पहले होता है कि उसके यदि डबल लाइन है तो पास वाली लाइन को प्रोटेक्ट करना, फिर अपनी ट्रेन है उसको प्रोटेक्ट करना, ये दो उसमें कंपलसरी है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रेन कंडक्टर या टीटी का मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो दुर्घटना के बाद टीटी का क्या, टीटी होता है जो ट्रेन के अंदर, उसका क्या कर्तव्य होता है। यह पता लगाना कि कोई डॉक्टर यात्रा कर रहा है और घायल यात्रियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना, यही टीटी का प्राथमिक उद्देश्य होता है। बाकी ऑप्शन बी सी डी ये ऑप्शन टीटी के कर्तव्य नहीं होते। अगला क्वेश्चन है 63, दुर्घटना के तुरंत बाद स्टेशन मास्टर का कर्तव्य निम्नलिखित में कौन सा है। कि दुर्घटना होते ही स्टेशन मास्टर को क्या करना चाहिए। लॉक द कम्यूटेटर ऑफ द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग द अफेक्टेड लाइन इन ट्रेन ऑन लाइन पोजिशन विच एवर वेर एवर पॉसिबल, अलाउ अदर ट्रेन टू एंटर द अफेक्टेड लाइन आफ्टर इशूइंग कॉशन ऑर्डर, ये ऑप्शन भी गलत है। मूव अनअफेक्टेड कोचेज बाय पायलट ट्रेन वर्किंग सिस्टम, ये भी गलत है। रिपोर्ट टू कंट्रोल एंड हॉल्ट ऑल ट्रेन मूवमेंट, ये ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे पहले उसको स्टेशन मास्टर को क्या करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा कि प्रभावित लाइन में नियंत्रित करने वाले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंटर के कम्यूटेटर को जहां संभव ट्रेन ऑन लाइन की स्थिति में लॉक कर देना, ताकि कोई भी ट्रेन उस अफेक्टेड एरिया में मूवमेंट नहीं कर सकती। उसके बाद में कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज टू हुटर ब्लो सिग्निफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सीडेंट अलर्ट। दुर्घटना के संबंध में दो हुटरों का क्या मतलब होता है। यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो दो हुटर जो 45-45 सेकेंड के 5 सेकेंड के डिफरेंस पे बजाए जाते हैं, तो इसका मतलब होता है ART होम स्टेशन पे रिक्वायर्ड है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ART रिक्वायर्ड एट द होम स्टेशन, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यदि 3 हुटर बजाए जाते हैं तो केवल ART आउटसाइड द होम स्टेशन के लिए 3 हुटर बजाए जाएंगे, और यदि 4 हुटर बजाए जाते हैं तो उस एक्सीडेंट के लिए ART और ARME दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, द हुटर एट योर स्टेशन ब्लो 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन अपन ने इसमें 64 में डिस्कस कर लिया है कि 2 हुटर बजाए जाएंगे तो ART होम स्टेशन पे, 3 हुटर बजाएंगे तो होम स्टेशन को छोड़ के आउट स्टेशन पे ART, और 4 हुटर बजा दिए गए हैं तो ART और ARME दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है 66, फॉर द ARME स्टेबल्ड एट वलसाड व्हाट इज द टारगेट टाइम डिस्पैच टाइम फ्रॉम द ऑर्डरिंग। मतलब वलसाड में स्थित ARME का टारगेट टाइमिंग क्या रहेगा। तो वलसाड में यदि डबल एग्जिट होता है तो ARME का
ऑर्डरिंग टाइम से डिस्पैच का टाइम टोटल 20 मिनट्स रहेगा और सिंगल एग्जिट है तो 30 मिनट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 20 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है फॉर द ARME स्टेबल्ड एट उधना व्हाट इज द टारगेट टाइम डिस्पैच टाइम फ्रॉम ऑर्डरिंग। तो उधना में भी डबल साइडिंग है, डबल एग्जिट है, तो उधना के लिए भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अंडर विच जनरल रूल आर रेलवे रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्टेशन वर्किंग रूल फॉर ईच स्टेशन, कि किस GR में दिया गया है कि प्रत्येक स्टेशन का एक SWR भी होगा। तो GR 5.06 में दिया गया है कि प्रत्येक स्टेशन का एक अलग से अपना SWR रहेगा। स्टेशन वर्किंग रूल की स्टेशन से पे क्या क्या कौन सा इंटरलॉकिंग रहेगा और किस टाइप का स्टेशन है, ये सब उसमें दिए हुए रहेंगे। Who is the competent authority to issue SWR under GR 5.06? ये 68 का आंसर इसी में दे दिया है कि कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो SWR को इशू करेगी। तो स्टेशन मास्टर इशू नहीं करता, सीनियर DOM ये इशू करता है, ट्रेन सुप्रिटेंडेंट ट्रेन अधीक्षक नहीं करता, DSO नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी कि GR 5.06 के अकॉर्डिंग SWR की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है सीनियर DOM। अगला क्वेश्चन है कंसिडर दैट ए न्यू इंटरलॉक्ड स्टेशन दानू रोड इज कमीशनड ऑन ए डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। द सीनियर DST प्रिपेयर द रूल डायग्राम एंड फॉरवर्ड इट फॉर फ्रेमिंग SWRs. Who must jointly check and approve the draft SWR before it is issued? मतलब कोई भी सेक्शन का यदि इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो सीनियर DST उसका रूल डायग्राम बनाता है और उसको सीनियर DOM के पास में भेजता है। सीनियर DOM और सीनियर DST दोनों मिलके उसको अप्रूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन डी सीनियर DOM एंड सीनियर DST। अगला क्वेश्चन है ए न्यू SWR is being prepared for an electrified section. The senior DOM and senior DST are finalizing the documents. Who else must be associated with the approval process? मतलब सीनियर DOM और सीनियर DST के अलावा यदि इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो सीनियर TRD भी SWR के लिए उसका भी अप्रूवल होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीनियर TRD ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट प्रपोज टू रिप्लेस द OHE मास्ट बिटवीन वलसाड एंड अटूल। द वर्क विल बी टेक 3 days एंड स्पीड रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड। व्हाट शुड द सीनियर DOM इश्यू बिफोर दिस वर्क बिगिन। मतलब 3 दिन का काम है जिसमें सीनियर DOM को द्वारा क्या किया जाएगा, यदि OHE मास्ट रिप्लेस किए जा रहे हैं तो 3 दिन का कंटिन्यू काम है। तो जितनी भी गाड़ियां जाएगी उनको क्वेश्चन ऑर्डर इशू किया जाएगा, ये सही है। परमिशन फॉर द TSL वर्किंग, ये भी सही हो सकता है। TWO और टेम्परेली स्पीड ये भी लगाया जाएगा और ट्रैफिक वर्किंग ऑर्डर। लेकिन सीनियर DOM इशू क्या करता है, TWO इशू कर देता है 3 दिन का कि TWO के थ्रू ही उसमें काम किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द सीनियर सेक्शन इंजीनियर PV at Dhundaicha progress a 3 days track renewal on the up main line. Who is responsible for preparing the draft traffic working order? ड्राफ्ट ट्रैपिंग और ये PV का काम है तो इसको कौन करेगा, PV ही करेगा। तो सेक्शन इंजीनियर PV ही उसका ड्राफ्ट ट्रैफिक ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द ब्लॉक इज रिक्वायर्ड बिटवीन Bardoli and Viara for track maintenance. The TWO specify procedure for blocking the line through field telephone communication. Which sub-rule specify the requirement? तो कौन सा सब रूल इसके वो कम्युनिकेशन के साधनों के लिए रिक्वायर है, इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी SR 15.08/4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग टाइम टेबल नॉट इंक्लूड। मतलब वर्किंग टाइम टेबल में क्या नहीं रहता, सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग ये WTT में नहीं दिखाया होता है।
तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ट्रेनों का अराइवल और डिपार्चर टाइम, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, लिस्ट ऑफ द ट्रेन एंड मैक्सिमम परमिसिबल लोड, ये सब WTT में जानकारी दी रहती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग द WTT इन सबअर्बन एरियाज। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं WTT इश्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, WTT इश्यू की जाती है PCOM और CTPM के द्वारा। लेकिन यदि सबअर्बन एरिया में है तो PCOM, CPTM और DRM के द्वारा इश्यू की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PCOM, CPTM और DRM, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेक्शन कंट्रोलर ऑफ सूरत नवसारी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ ट्रेन दैट कैन बी ऑपरेटेड ऑन दिस सेक्शन इन 24 आवर्स बोथ अप एंड डाउन। द टर्म डिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम possible number of train on a section in 24 hours is known as the line capacity या सेक्शन कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 24 घंटे में किसी भी ब्लॉक सेक्शन से जितनी ट्रेनें 24 घंटे में पास होती है उसको अपन उस लाइन की, उस सेक्शन की लाइन कैपेसिटी या सेक्शन कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द analysis of the Nandurbar to Paldi section, it is observed that one particular block section analysis consumes the maximum running time. What is the block section termed as? मतलब जिस सेक्शन में उसका जो मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू WTT, तो यदि कोई ट्रेन उसका पूरा टाइम लेती है तो उस सेक्शन को या उस ब्लॉक सेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा? तो वह ब्लॉक सेक्शन होगा क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए सिंगल लाइन सेक्शन इज वर्क्ड बाय टोकन सिस्टम। द स्टेशन मास्टर नोट्स दैट इवन आफ्टर ए ट्रेन क्लियर द ब्लॉक सेक्शन सम टाइम इज नीडेड फॉर नॉर्मलाइजेशन सिग्नल्स, एक्सचेंजिंग ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन एंड गिविंग लाइन क्लियर फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। What is the additional time called and what is the value under token working? मतलब एक ट्रेन टोकन ब्लॉक सिस्टम में यदि कोई ट्रेन आती है तो उस ट्रेन को आने के बाद में उनके सिग्नलों को नॉर्मल करना, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल करना, ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन का इंडिकेशन देना और ऑल राइट मिलाना, इन सब के टाइम को किस नाम से जाना जाता है? तो यह होता है ब्लॉक ऑपरेशन टाइम। और यह कितना होता है? ये 5 मिनट का, प्रत्येक ट्रेन के लिए 5 मिनट का दिया जाता है। ब्लॉक ऑपरेशन टाइम 5 मिनट का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन डी। द डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर रिव्यू टू प्रपोजल टू रन मोर ट्रेन पर डे ऑन ए कंजेस्टेड सेक्शन एंड सेकेंड है टू इंक्रीज द लोड पर ट्रेन यूजिंग हायर कैपेसिटी वैगन। विच प्रपोजल is directly aimed at increasing throughput rather than line capacity। मतलब लाइन कैपेसिटी के कंपेयर में यदि थ्रूपुट बढ़ाना हो तो इसमें से ये दो प्रपोजल दिए सीनियर डीओम के द्वारा, तो इसमें कौन सा अच्छा रहेगा या कौन सा सही रहेगा? तो रनिंग मोर ट्रेन पर डे, यह तो डायरेक्ट ये लाइन कैपेसिटी बढ़ाएगा। यदि लाइन कैपेसिटी सेचुरेटेड है तो उसमें ज़्यादा ट्रेन नहीं चला पाएंगे। रनिंग ट्रेन विथ हेवियर ट्रेलिंग लोड, मतलब जो ट्रेन पहले से रन कर रहे उसमें लोड बढ़ा दिया जाए तो यह थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकता है। सॉर्टिंग ब्लॉक सेक्शन, इंक्रीजिंग स्टेशन लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रनिंग ट्रेन विथ हेवियर लोड। अगला क्वेश्चन है, डिविजनल कंट्रोल ऑफिस रिपोर्ट दैट इन वन डे 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्ड राइट टाइम एंड 40 ट्रेन डिड नॉट lose time and 300 mail express train were scheduled. What is the punctuality percentage for the day? मतलब टोटल 300 ट्रेन है, उसमें 200 ट्रेन राइट टाइम पे आई है और 40 ट्रेनों ने कोई भी टाइम लॉस नहीं किया। तो टोटल करेक्ट टाइम वाली ट्रेन हो गई 200 + 40 240 और टोटल ट्रेन है 300। तो 240 डिवाइड बाई 300 × 100, तो इसका
पंक्चुअलिटी परसेंटेज आ जाएगा 80%। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ए डिवीजन रिकॉर्ड टोटल नेट टन किलोमीटर एक्सक्लूडिंग डिपार्टमेंटल 15 लाख, वेगन डेज 50,000, फाइंड द नेट टन किलोमीटर पर वेगन डे। तो क्वेश्चन से क्लेरिफाई हो रहा है कि नेट टन किलोमीटर पर वेगन डे, तो इसमें जो नेट टन किलोमीटर है 15 लाख, इसमें 50,000 वेगन पर डे का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। अगला क्वेश्चन है द वेगन टर्न अराउंड ऑफ ए डिविजनल इम्प्रूव फ्रॉम 4 days to 3 days, व्हाट डज द सिग्निफाई। किसी मंडल का वेगन टर्न आउट 4 दिनों से 3 दिन में सुधार जाता है, तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ रहेगा कि कोई भी जो अगला वेगन टर्नआउट का मतलब होता है दो कंटिन्यूस लोडिंग के बीच का समय होता है एक किसी भी वेगन द्वारा, उसी को अपन वेगन टर्नआउट कहते हैं। तो 4 दिनों से 3 दिन हो गया, तो मतलब जो लोड करने वाला वेगन है वो जल्दी से अवेलेबल हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच वेगन इज नाउ अवेलेबल फॉर लोडिंग मोर फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड हेल्प इंक्रीज द एफिशिएंसी फैक्टर एंड देयर बाई द लाइन कैपेसिटी। मतलब निम्न में कौन सा उपाय दक्षता गुणांक और इस प्रकार लाइन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इंक्रीजिंग ब्लॉक सेक्शन लेंथ, नहीं ये नहीं करेगा। यूजिंग मैकेनिकल सिग्नलिंग, ये भी सही नहीं है, ये भी डिक्रीज करेगा। और इंक्रीजिंग ब्लॉक सेक्शन लेंथ, ये भी डिक्रीज करेगा लाइन कैपेसिटी को। रिड्यूसिंग सुपरविजन एंड ट्रेन रेगुलेशन, ये भी डिक्रीज। इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इम्प्रूव मेंटेनेंस रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक सेक्शन कर दिया तो ट्रेन जो टाइमिंग लेगी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, वो टाइमिंग कम लेगी। सिग्नलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक चलेगी। और एक ब्लॉक सेक्शन को डिफरेंट छोटे छोटे सिग्नलिंग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, और एक सिग्नलिंग सेक्शन में एक ट्रेन चलाई जा सकती है। तो नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाई जा सकती है, जिससे लाइन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है वलसाड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी। वलसाड में कौन सी फैसिलिटी है इनमें से। तो इसमें वलसाड में फैसिलिटी है करम वैली गुड्स शेड एंड अडानी फॉरवर्डिंग एजेंट PFT, ये वलसाड में फैसिलिटी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्टेशन आउटस्टैंडिंग इन रेलवे अकाउंट। तो स्टेशन आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है अकाउंट, रेलवे अकाउंट के संदर्भ में। तो रेवेन्यू ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन पर दे लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई आय, ये स्टेशन आउटस्टैंडिंग होता है। जो एक स्टेशन पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है 24 आवर्स में या मंथली, उसी को स्टेशन आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच ऑफिसर हैज़ फुल पावर टू वेव डैमरेज एंड वारफेयर चार्जेस। किस अधिकार को डैमरेज और वारफेयर चार्ज माफ करने का पूर्ण अधिकार है। तो इसके वारफेयर डैमरेज का चार्ज पूर्णतः माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल AGM को है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फ्री टाइम फॉर लोडिंग ए BCNHL रेक एट एन इंजन ऑन लोड टर्मिनल। तो इसका टाइमिंग रहेगा ऑप्शन बी 8 आवर्स इंजन ऑन लोड स्कीम में BCNHL का फ्री टाइमिंग रहता है 8 घंटे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डैमरेज दैट ए PCCM कैन वेव पर वेगन। मतलब PCCM प्रति वेगन अधिकतम कितनी डैमरेज माफ कर सकता है। तो PCCM के द्वारा अधिकतम डैमरेज माफ की जाने वाली राशि है 1 लाख। मतलब PCCM 1 लाख तक कर सकता है और AGM उसको कंप्लीटली माफ कर सकता है। व्हाट आर द वारफेयर चार्जेज। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वारफेयर चार्जेज क्या होता है। वारफेयर होता है चार्जेज ऑफ गुड्स नॉट बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द गुड्स शेड और रेलवे परमिशन विद इन द फ्री टाइम। मतलब रेलवे में जो सामान रेलवे की जगह में या शेड में जो सामान रखा जाता है उसके लिए रेलवे द्वारा फ्री टाइम अलॉट किया जाता है
यदि उस टाइम में वो सामान नहीं उठाया गया तो रेलवे द्वारा जो चार्ज लगाया जाता है उसी को वारफेज कहा जाता है। और यदि ये तो हो गया वारफेज। डेमरेज होता है कि किसी भी माल या सामान को ट्रेन से उतारने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम दिया जाता है। यदि उस टाइम में लोडिंग अनलोडिंग उसी दिए हुए फ्री टाइम में नहीं होती है तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है एक्स्ट्रा टाइम पे उसको बोलते हैं डेमरेज। तो दोस्तों वारफेज और डेमरेज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वारफेज होता है स्टेशन प्रीमिस में जो जगह ऑक्यूपाई करता है उसके लिए, और डेमरेज होता है जो लोडिंग अनलोडिंग के में देरी होती है उसके लिए चार्जेज वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है which number of standard form is used for issuing the major penalty charge sheet on disciplinary proceedings। तो इसमें दोस्तों दो ऑप्शन दिए गए हैं। SF5 होती है वो मेजर पेनल्टी के लिए होती है, और SF11 होती है माइनर पेनल्टी के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फॉर सब्सटिट्यूशंस अलाउंस। यदि किसी को सस्पेंशन किया जाता है तो उसको सब्सटिट्यूशंस अलाउंस 50%, जनरली 50% दे ही होता है। तो उसमें से कौन से चार्ज डिडक्शन को प्रोहिबिट किया जा सकता है जो नहीं कटता है? तो इसमें होता है हाउस रेंट उसका कटता है, इनकम टैक्स भी कटेगा, स्टेशन डेबिट है वो भी उसके सब्सटिट्यूशंस अलाउंस में से कटेगा, कोर्ट अटैचमेंट उसके सब्सटिट्यूशंस अलाउंस में नहीं काटा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ए रेलवे ऑफिशियल एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर फेवरिंग ए वर्क ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डिनरी प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी इन सच केसेज। एक रेलवे अधिकारी किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम के ऑर्डर में पक्षपात के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकार करता है, ऐसे मामलों में सामान्यतः निर्धारित दंड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। कोई भी रेलवे अधिकारी यदि रिश्वत लेता है या पक्षपात करने के बदले प्रोत्साहन राशि लेता है तो उसको रिमूवल या डिसमिस फ्रॉम सर्विस से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट। पितृत्व अवकाश रेलवे कर्मचारियों को कब दिया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं पितृत्व अवकाश 15 डेज का होता है, पैटर्निटी लीव 15 दिन की होती है। जो कोई भी लेस देन 2 मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए यह दो बार अलग अलग टाइम पे 2 बच्चों के लिए ही 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती है। यह बच्चे के जन्म से 135 दिन पहले से लेके बच्चे के जन्म के 180 दिन मतलब 6 महीने बाद तक इसको कभी भी ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 से कम बच्चे होने पर पत्नी के प्रसव के समय 15 दिन या प्रसव से 135 दिन पहले तक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडर द ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स if a railway employee is absent from headquarter for 10 hours the percentage of travelling allowance admissible is। मतलब 10 घंटे तक वह अपने हेडक्वार्टर से बाहर रहता है तो उसको कितना परसेंटेज उसको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो ट्रेवलिंग अलाउंस का रूल होता है दोस्तों यदि 6 घंटे से कम यदि हेडक्वार्टर से बाहर रहता है तो 30% मिलता है। 6 घंटे से ज़्यादा तथा 12 घंटे से कम यदि हेडक्वार्टर से बाहर रहता है तो उसको 70% दिया था, और 12 घंटे से ज़्यादा यदि हेडक्वार्टर से बाहर रहता है तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस 100% दिया जाता है। तो इसमें 10 आवर्स के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी 70% उसको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर रनिंग अलाउंस। क्लर्क एंड टाइपिस्ट नहीं, स्टेशन मास्टर नहीं, अकाउंट स्टाफ नहीं, सेंटर और ब्रेकमैन ये है जो रनिंग अलाउंस के लिए अप्लीकेबल होते हैं, जो ट्रेन में यात्रा करते हैं या ट्रेन को मूवमेंट के साथ में उसको रहते हैं तो उसी को अपन ये रनिंग अलाउंस दिया जाता है। जैसे लोको पायलट, गार्ड और सेंटर ब्रेकमैन को रनिंग अलाउंस दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पास इश्यू टू रेलवे एम्प्लॉय। मतलब ये जो पास दिए इनमें कौन सा एक पास नहीं है जो रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ड्यूटी पास रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, प्रिविलेज पास भी मिलता है, स्कूल पास भी होता है, हेल्थ पास ये हेल्थ पास बीमार आदमी को ही मिलता है
रेलवे एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है द पुश-पुल कॉन्फ़िगरेशन इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अमृत भारत ट्रेन फ्रॉम सूरत टू ब्रह्मपुर हेल्प प्राइमरी इन। हाल ही में सूरत से ब्रह्मपुर तक शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन का मुख्य लाभ क्या है? पुश पुल मतलब दोनों साइड अमृत भारत ट्रेन में दोनों साइड जो इंजन लगे हुए थे वो ऑलरेडी उसमें अटैच हैं, अलग से पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे क्या उसमें इम्प्रूव एक्सीलरेशन एंड रिड्यूस स्टेशन ड्वेल टाइमिंग, मतलब गति को वह जल्दी से एक स्पीड, दोनों साइड में इंजन है तो दो इंजन हो गए, तो दो इंजन होने की वजह से वो जल्दी से स्पीड पकड़ लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इम्प्रूव एक्सीलरेशन एंड रिड्यूस स्टेशन ड्वेल टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न रेलवे हैज रिसेंटली वॉन विच कप ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कोल गोल्ड कप, यह भी रिसेंटली 2024-25 में जीता गया है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल डिवीजन रिसेंटली रिकॉर्डेड ए रेवेन्यू ऑफ ओवर हाउ मच इन द लास्ट फिजिकल ईयर। पश्चिम रेलवे में मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने हाल ही में पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी आय दर्ज की है? तो इसमें आय दर्ज की है 4,485 करोड़। अब अगले 10 क्वेश्चन है दोस्तों राजभाषा से रिलेटेड, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राजभाषा के हमेशा क्वेश्चन पढ़ के जाइए, इसके कोई भी एग्जाम हो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी 5 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बहुत इजी आते हैं। थोड़ा सा भी 1 घंटा भी पढ़ के जाओगे तो 10 में से 10 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगला राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड, मतलब आधिकारिक भाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी? यह अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेके 352 तक राजभाषा के ही अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 में यह बताया गया कि यह हिंदी भारत की राजभाषा होगी, आधिकारिक भाषा होगी। अगला क्वेश्चन हिंदी डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं सूची में सबको पता है 22 भाषाएं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द केस अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध विथ 60% और मोर बट लेस देन 70% मार्क। प्रबोध परीक्षा में 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंक पाने पर नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है? तो इसके लिए रहेगा 800 रुपये दिया जाता है। एज पर 1976 के आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार देश को भाषाओं के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया? देश को भाषाओं के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख, ग। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन सी। हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। संसदीय आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। और यदि प्राइम मिनिस्टर होता है, यह होता है भारतीय आधिकारिक भाषा की समिति, मतलब जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का अध्यक्ष होता है वो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्री केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी कोर्स कौन सा है? तो सबसे प्रारंभिक कोर्स होता है प्रबोध, उसके बाद में प्रवीण और तीसरा आता है प्रज्ञा। ये 3 कोर्स करवाए जाते हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रबोध आवश्यक सबसे प्राइमरी कोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है सी क्षेत्र से ए, बी और सी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 55% कम से कम
सी क्षेत्र से ए, बी और सी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रों में हिंदी के लिए 55% लेटर होने चाहिए। किसी विशेष मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में हुई प्रगति की समीक्षा कौन सी समिति द्वारा की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति। मतलब ऑप्शन सी सही रहेगा। हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा किसी भी मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। तो ये था दोस्तों, हमने ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर का कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।